चलिए, बात हम कर रहे थे घर्षण की और हमने यहाँ पे समझ लिया था कि घर्षण एक गति विरोधी बल होता है जो दो वस्तुओं के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करता है। फिर हमने बात की थी स्थैतिक घर्षण, यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर आपेक्षिक गति नहीं कर रही हो तो उनके मध्य लगने वाला स्थैतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। और हमने आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि स्थैतिक घर्षण हम कभी नहीं माप पाते हैं, हम मापते हैं सीमांत घर्षण। तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण जो होता है वो सीमांत घर्षण होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और फिर हमने यहाँ पे गतिक घर्षण पढ़ा था। गतिक घर्षण लिमिटिंग घर्षण सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है, पर गतिक घर्षण भी दो प्रकार का होता है, एक सर्पी घर्षण और एक बेलन घर्षण। मतलब एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, स्लिप होते हैं, और बेलन में वो घूमते हुए चलते हैं। तो सबसे कम घर्षण का मान कब होता है? जब बेलन घर्षण होता है। अब यहाँ पे हम सीमांत घर्षण के नियम पढ़ रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे किसकी? सीमांत घर्षण की। तो सीमांत घर्षण के नियम, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम सीमांत घर्षण के कुछ नियमों की बात कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट, पहला, बच्चों ये एक सतह है और इस सतह पे कोई वस्तु है। इस पे इधर यदि हम बाहर फोर्स लगा रहे हैं तो इन दोनों सतह के मध्य इस दिशा में घर्षण लगेगा, स्मॉल एफ। अब आप लोग ध्यान देना कि जब हम घर्षण की बात करेंगे, गुड मॉर्निंग रानी बेटा, जब हम घर्षण की बात करेंगे तो घर्षण में हमेशा स्मॉल एफ से लिखने वाले हैं उसे, और कैपिटल एफ लिखेंगे तो बल मान लेना आप। तो फैक्ट है कि इसका भार इधर कार्य करेगा W, और ऊपर की तरफ इसके जस्ट अपोजिट R कार्य करेगा। इससे हम क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो बच्चों एक बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब हम भार मापने वाली मशीन पे खड़े होते हैं तो हमारा भार नीचे की तरफ लगता है, मशीन का स्प्रिंग हमारा विरोध करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया लगाता है। तो हम जो मशीन का जो प्रतिक्रिया बल है वो ही मापते हैं, है ना। क्रिया बल हम नहीं माप पाते हैं क्योंकि क्रिया बल तो जमीन के अंदर लग रहा है, तो प्रतिक्रिया बल ही मापते हैं। तो ये प्रतिक्रिया बल भार के ही बराबर होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया की बात करते हैं जो लंबवत कार्य करता है। तो पता है सबसे पहला नियम ये है कि सीमांत घर्षण, अच्छा एक बात और बता दें, ये ही नियम होंगे गतिक घर्षण के लिए, उसके लिए भी नियम अलग नहीं होंगे। सीमांत की जगह हम गतिक घर्षण लिखेंगे वहां पे, याद रख लेना, समझ लेना ये बात कि सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण के नियम समान है, बस गतिक घर्षण कम होता है, नियम तो समान है। तो सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, पहला नियम है। और इसी के बारे में हम बात करेंगे पूरे समय। जब हम घर्षण की बात करेंगे तो इस नियम का हम उपयोग करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि F यानी घर्षण बल समानुपाती है R के, और इसी को हम आगे बढ़ा दें
तो एफ समानुपाती की जगह बराबर कर लेंगे और म्यू एस गुणा आर, और म्यू एस को बोलते हैं सीमांत घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण गुणांक। ये हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल को जिससे गुणा करते हैं उसे सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं, और म्यू एस बराबर हो जाएगा एफ अपान आर के। इसी से आगे बढ़ा दें, हम इसे हमेशा उपयोग में लाने वाले हैं। बच्चों, जब हम दूसरे नियम की बात करते हैं उस नियम से थोड़ा सा आप चौंक जाओगे। दूसरा नियम जो है वो थोड़ा अजीब सा नियम है घर्षण का, और वो अजीब सा नियम ये है कि दो वस्तुओं के बीच घर्षण संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो वस्तुओं के मध्य घर्षण, दो वस्तुओं के मध्य घर्षण संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो ये थोड़ा सा स्पेशल सा इसका नियम है, निर्भर नहीं करता है। ये विशेष नियम है कि संपर्क सतह का क्षेत्रफल कितना ही हो उस पे घर्षण निर्भर नहीं करता है। तो तीसरे नियम की यदि हम जब बात करते हैं तो तीसरा नियम है, यह है वस्तुओं की सतह की प्रकृति, सतह की प्रकृति तथा खुरदुरेपन पर निर्भर करता है, खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। ये संपर्क सतह की प्रकृति और उसके खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। अब चौथी बात हम यहाँ पे लिखते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता है, और वो बात जो आपको पता है कि यह गति विरोधी होता है, गति विरोधी बल है। जिधर गति हो रही है ये हमेशा उसके विरोध में कार्य करता है। और लास्ट यदि हम यहाँ पे लिखें इसके बारे में कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये रूढ़िवादी बल नहीं है, ये असंरक्षी बल है। यह असंरक्षी, हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं नॉन कंजर्वेटिव बल है, अर्थात मार्ग पर निर्भर करता है, मार्ग पर निर्भर करता है। हम आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि जब हम स्थैतिक घर्षण बोलेंगे तो आप उसे सीमांत घर्षण मानना। जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन शब्द उपयोग में आएगा वहां पे केवल सीमांत घर्षण होगा। ये बात आप लोग याद रखना, और ये भी याद रखना कि घर्षण बल का सबसे ज्यादा मान होता है सीमांत घर्षण में। ये दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। बस यदि हम गतिक घर्षण की यदि बात कर रहे होंगे तो गतिक घर्षण में केवल पूरे नियम ये ही लगेंगे। बस गतिक घर्षण बोल देंगे तो गतिक घर्षण की जब बात करेंगे तो अपन यहाँ पे एफ के लिख देंगे।
एफ के समानुपाती है आर के, और एफ के बराबर हो जाएगा म्यू के गुणा आर, और म्यू के बराबर हो जाएगा गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। ये गतिक घर्षण गुणांक होता है। तो म्यू के बराबर हो जाएगा आपका एफ के बटे आर। इसका हम बहुत जगह उपयोग करने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है। तो घर्षण के नियम बच्चों को समझ में आ गए होंगे। तो हम सर कुछ पूछना है, पूछो। यस सर। पूछिए। दोनों घर्षण नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, मतलब तब दोनों घर्षण बराबर होगा। तो कौन सा दोनों घर्षण बराबर होगा बेटा? मतलब दोनों घर्षण आर के प्रोपोर्शनल है, सीमांत घर्षण भी और गति घर्षण भी। तुम बच्चे एक बात बताओ कि कोई वस्तु यदि यहाँ पे स्थिर अवस्था में रखी है तो इस पे आर लग रहा है, अब ये वस्तु गति करने लगी, गति करने लगी तो ये W डैश हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा। गति करती हुई वस्तु की अभिलंब प्रतिक्रिया स्थिर वस्तु की अभिलंब प्रतिक्रिया के बराबर नहीं होती है। तुम लोगों ने यदि एक चीज पे ध्यान दिया हो कि मान लो अभी बारिश के दिन हैं और आप कहीं पानी भरा है और आपको बीच में एक छोटा सा पत्थर पड़ा है या मिट्टी है, आप जल्दी से जंप करके उस मिट्टी पे पैर को टच करते हुए आगे निकल जाते हो तो आप आराम से वो पानी पार कर लेते हो। यदि आप उस मिट्टी पे जाके खड़े हो जाओ तो वो मिट्टी भी पानी में चली जाती है और आपके शूज जो है वो कीचड़ में भिड़ जाते हैं, सन जाते हैं। एक बात जब बताओ, जब कोई चीज गति करती है तो उसका जो भार है वो नीचे कार्य नहीं करेगा पूरी तरफ। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो कार्य करती हैं जो हम समझ चुके हैं। तो तुम लोग ये इस बात में कभी कंफ्यूज कैसे हो सकते हो कि गतिशील वस्तु की अभिलंब प्रतिक्रिया और स्थिर वस्तु की अभिलंब प्रतिक्रिया एक ही होगी? ये बात कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? बताओ हमें ये बात। तो एक सीधी सी बात ये है कि जो गतिक घर्षण है उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया का मान जो स्थैतिक घर्षण में वस्तु रुकी है उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया से थोड़ा कम हो जाता है। हमारी बात समझ में आई कि नहीं? बता बेटा। यस सर। तो ये दोनों घर्षण कभी बराबर नहीं होते हैं, समझ गए? एक बात बताओ, एक बात बताओ कि तुम खड़े हो तो तुम्हारी प्रकृति जो है वो बल बिल्कुल नीचे लग रहा है, परंतु तुम चलोगे तो जो तुम भार लगाओगे वो इंक्लाइन मैनर में लगेगा, नत समतल में लगेगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया तो दो घटकों में वियोजित हो रही है ना यहाँ पे, समझ गए? तो अभिलंब प्रतिक्रिया में घटक बन जाते हैं यहाँ पे, और घटकों का मतलब होता है बल का ही वियोजन, मतलब एक ही बल का दो भागों में बढ़ जाना। और जब बल दो भागों में बटेगा तो बराबर बराबर तो नहीं होगा, वो जितना है उतना ही तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो कमी आएगी ही ना उसमें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। समझ में आ गई बेटा बात? यस सर। हाँ, तो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में सुरक्षित करके रख लेना। और जो घर्षण बल होता है वो घर्षण बल कभी भी संपर्क सतहों पर निर्भर नहीं करता है और वो गति का विरोध ही करता है। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं घर्षण कोण की। घर्षण कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और अब एक और बात बता दें कि जितनी भी बातें की जाएंगी हमारे लिए अभिलंब प्रतिक्रिया ही मुख्य रहेगा,
और आप जानते हो न्यूटन के तीसरे नियम से कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होते हैं। क्रिया सीधी लग रही है, या सुनो ना यार, हमने पढ़ाया था आपको कि जब आप चलने वाले होते हैं, ये आप भूल नहीं सकते, तो वो बल इस तरफ लगाता है, भार यहां लगता है, प्रतिक्रिया है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं है, ये दो घटकों में वियोजित हो जाती है, एक क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये है अभिलंब प्रतिक्रिया। इसका कुछ भाग तो इस तरफ लग गया है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीजें, जो क्योंकि ये सब छोटी छोटी आर सर चीजें, मतलब आर बल के लंबवत होता है या संपर्क सतह के लंबवत होता है? उसके भार के लंबवत होता है, वस्तु के लंबवत ऊपर की तरफ कार्य करता है। समझ गए ये बात? यस सर। हम बहुत सी जगह उसका उपयोग करेंगे तो और अच्छे से समझ लेना है ना। अभी जरा यहाँ पे हमारे पास एक वस्तु रखी हुई है, ये कार्य कर रहा है, संपर्क सतह से ही बनाते हैं अपन इसे, ये कार्य कर रहा है बल इस तरफ, और अभिलंब प्रतिक्रिया जो कार्य कर रही है वो कहां कर रही है, ऊपर। घर्षण लग रहा है इस दिशा में, क्योंकि बल लगा रहे थे हम इस दिशा में। ध्यान से देखना बच्चों, तो इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का जो परिणामी होगा, ये इसे हम परिणामी बोलेंगे, ये जो परिणामी है ये परिणामी। अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाता है ये ही घर्षण कोण कहलाता है। मतलब क्या लिखेंगे हम, घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को घर्षण कोण कहते हैं, उसी कोण को घर्षण कोण कहते हैं। अब समझना जरा इसे, हम इसे ऐसे करके एक त्रिभुज बना दें, ये तो अभिलंब प्रतिक्रिया हो गया और ये इस दिशा में क्या हो गया, घर्षण। इस बिंदु को अपन O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। OAB जो आपका है वो एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण है। इसमें हमने यहाँ पे त्रिभुज OAB उपयोग में लाए और यहाँ पे हमने निकाला tan थीटा बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, थीटा लंब हो गया F और आधार कितना हो गया R। लंब tan थीटा बराबर हो जाएगा F अपान R, और हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, म्यू S गुणा R, ये मान रख दो, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू S गुणा R बटे R, R से तो ये R कट गया, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा म्यू S। ये हमारे पास आ गया घर्षण कोण का मान। बोलिए बच्चों, समझ में आ गई ये बात? क्योंकि अब एक और कोण पढ़ने वाले हैं। यस सर। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विराम कोण। एंगल ऑफ रिपोज।
यहाँ पे विराम कोण पढ़ने के साथ साथ हम एक और प्रश्न भी लिख देते हैं, और वो प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण तथा विराम कोण, सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण तथा विराम कोण बराबर होते हैं। ये है हमारे लिए एक प्रश्न। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि घर्षण कोण और विराम कोण को बराबर करने से पहले हम यहाँ पे विराम कोण को परिभाषित करेंगे। ये है नत समतल और यहाँ पे ये ऐसा है, और यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है। अब तुम समझ जाओगे बहुत सी चीजें। अभी तुम थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, ये है। और यहाँ पे हम विराम कोण को अल्फा लिख देंगे। विराम कोण को हमने लिख दिया है अल्फा। क्या मतलब हुआ कि ध्यान से सुनना ये बात कि हमने इस तल को हमने ऊपर किया, और इतना ऊपर किया कि अब थोड़ा सा भी और ऊपर करेंगे तो ये वस्तु गतिशील अवस्था में हो जाएगी। तो ये नत समतल कोण का वहमान, जहां तक कोई वस्तु, लिखते हैं नत समतल कोण का वह अधिकतम मान जहां तक कोई वस्तु नत समतल पर विराम अवस्था में रह सकती है, विराम अवस्था में रहती है, विराम कोण कहलाता है। अधिकतम मान, इसके बाद थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा भी इसका मान बढ़ा दिया तो फिर ये वस्तु स्लाइड होना शुरू हो जाएगी, ये वस्तु खिसलना शुरू हो जाएगी, फिसलना शुरू हो जाएगी। तो ये, अरे ये क्या हो गया, विराम कोण कहलाता है। चलिए, विराम कोण की परिभाषा समझ में आ गई है। विराम कोण कहलाता है, ये इसके विराम कोण की सबको बहुत अच्छे से परिभाषा समझ में आ गई है। अब हमने मान लिया है। अब आप देखिए जरा, अब आप समझिए वो बातें जो आपको समझनी है। इसका भार कहाँ करेगा, कार्य यहां कार्य करेगा, लंबवत नीचे की तरफ ही कार्य करता है भार। ये जो mg है ना, ये तल के लंबवत नहीं है। mg का मतलब क्या है, भार तल के लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं है। अतः यह दो घटकों में वियोजित हो जाएगा, अतः ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। ये तल के लंबवत नहीं है तो ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। एक घटक होगा इस तरफ और एक घटक होगा इस तरफ।
ये वाला कोण अल्फा है तो बच्चों ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा, क्योंकि जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ही ये इधर से होगा। समझो जरा ये बात, ऐसी रखी है तो ये वाला कोण 0 है और ये वाला कोण भी 0 है। अब ये थोड़ी सी ऊपर गई तो ये उतनी इधर जाएगी, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो हमेशा ये कोण बराबर होते हैं। समझ में आ गया है ना आपको? तो जिधर कोण होता है उधर का जो घटक होता है उस घटक को हम क्या बोलने वाले हैं? उस घटक को हम बोलेंगे mg cos थीटा, और दूसरा जो घटक होगा वो होगा mg cos थीटा नहीं, cos अल्फा, mg sin अल्फा। mg cos अल्फा और mg sin अल्फा, इसे अल्फा कर देते हैं अपन, हट जाओ, अल्फा। और पता है इस वस्तु के अभिलंब ये है तो ये लगेगी अभिलंब प्रतिक्रिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभिलंब प्रतिक्रिया की देख लो, ये वस्तु के सतह के लंबवत ऊपर कार्य करती है और वस्तु कहां जाने की बात कर रही है? नीचे स्लिप होने की बात कर रही है। इसे स्लिप होने से रोक कौन रहा है? इसे स्लिप होने से रोक रहा है घर्षण बल। इसे स्लिप होने से रोक रहा है घर्षण बल। मतलब जब तक ये संतुलन की अवस्था में है तब तक घर्षण बल mg sin अल्फा के बराबर होगा। यदि mg sin अल्फा बड़ा हो गया तो ये खिसलने लगेगी। नत समतल अवस्था में रखी है, ये घर्षण का अधिकतम मान होगा, क्योंकि इसके बाद जैसे ही थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये इधर खिसलने लगेगी, और ये यदि फिसलने लगी तो फिर घर्षण कम हो गया और ये वाला बड़ा हो गया। परंतु अपन तो संतुलन की अवस्था में बात करते हैं। तो ये सबको संतुलन की अवस्था समझ में आ गई? बताइए। अब हम यहीं पे बात करते हैं संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में ना तो ये वस्तु ऊपर जा रही है ना ही नीचे घुस रही है। तो संतुलन की अवस्था में mg cos अल्फा काय के बराबर होगा? r के बराबर। समीकरण नंबर 1 संतुलित करेंगे। mg cos अल्फा अभिलंब प्रतिक्रिया बल को संतुलित कर देगा। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, और वो बात जरा यहां से देखो कि ये घर्षण बल इधर लग रहा है, mg sin अल्फा इधर लग रहा है, परंतु ये गतिशील नहीं है, परंतु ये गति नहीं कर रहा है। गति नहीं कर रहा है इसका मतलब mg sin अल्फा और f दोनों बराबर होंगे। तो mg sin अल्फा बराबर हो जाएगा f। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करें? अब हम ये करते हैं कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से विभाजित कर देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा mg sin अल्फा अपान mg cos अल्फा बराबर हो जाएगा f बटे r। mg से तो mg कट गया, साइन अल्फा बटे cos अल्फा हो जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा f बटे r। और हमें मालूम है कि f बराबर म्यू s गुणा r होता है। तो ये मान यदि हम इसमें रख देते हैं तो tan अल्फा f की जगह हमने लिखा म्यू s r अपान r, r से r कैंसिल हो गया, tan अल्फा बराबर हो जाएगा म्यू s। ये तो हमने निकाल लिया विराम कोण, ये तो हमने यहां निकाला विराम कोण। अब हम जानते हैं, इसे समीकरण नंबर ए दे दो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि tan थीटा
बराबर म्यू एस। थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर है घर्षण कोण। ये समीकरण नंबर बी दे दो। दोनों म्यू एस के बराबर हैं, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे समीकरण ए तथा समीकरण बी से। समीकरण ए तथा समीकरण बी से हो जाएगा tan अल्फा बराबर tan थीटा, मतलब अल्फा बराबर थीटा, मतलब विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। तो ये हमने सिद्ध भी कर दिया है कि घर्षण कोण विराम कोण के बिल्कुल बिल्कुल बराबर होता है। तो हमारे बच्चों को समझ में आ गई है ये बात? आई? आ गया। और अब अभिलंब प्रतिक्रिया वगैरह भी अच्छे से समझ लिया ना तुमने? अब अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में समस्याएं तो नहीं होंगी तुम लोगों को? नो सर। हाँ, और ये चीज यदि दिमाग में रख लोगे ना तो फायदे में रहोगे, क्योंकि घर्षण तो कहीं पे भी कार्य करता है। तो हम कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे, घर्षण का काम तो शुरू हो ही जाएगा। और जब हम कनेक्टेड मोशन पढ़ेंगे, हमने बोला कि आपकी 11th की फिजिक्स की सबसे बड़ी चीज है। बड़ी चीज इसलिए है कि सबसे ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में आता। बड़ी चीज तो सदिश है और समाकलन और अपकलन, इनके बिना तो फिजिक्स होती नहीं है। जिन्हें समाकलन, अवकलन और सदिश नहीं आता, उसे तो फिजिक्स पढ़ना ही बंद कर देना चाहिए। तो बार बार देख लो बच्चों वो वीडियो, वो बड़े काम के हैं, क्योंकि दो घटकों में वियोजन भी हमने ऐसे ही पढ़ा है। अब जरा हम यहाँ पे बोलते हैं किसी नत समतल पर, किसी नत समतल पर फिसलती हुई, और ये फिसल कहाँ रही है? नीचे की ओर, नीचे की ओर वस्तु का त्वरण, नीचे की ओर फिसलती हुई वस्तु का त्वरण हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखते हैं, अब कॉमन सेंस यहाँ पे भी उपयोग होता है। ये है हमारे पास नत समतल, और अब तो अपन अल्फा नहीं लिखेंगे, इसे थीटा ही लिखेंगे। अब ये विराम और वो कोण नहीं है, क्योंकि अभी वो फिसलने लगी है वस्तु को। ध्यान रखना बच्चों, ये यहां पे लगेगा mg, ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगा, ये वाला कोण भी थीटा ही होगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। और इस तरफ जो है, इस तरफ लग जाएगा mg sin थीटा। ऊपर की तरफ क्या लगने वाला है? घर्षण। घर्षण। तो जरा समझिए ये बात, हमें मालूम है फिसलने की स्थिति, फिसलने की स्थिति क्या होगी? फिसलने की स्थिति mg sin थीटा जो होगा वो बड़ा होगा घर्षण बल से। फिसलेगी तो तभी जब mg sin थीटा। यहाँ पर सर लिमिटिंग फ्रिक्शन कार्य करेगा कि काइनेटिक? तुम एक बात बताओ यार, कितना तुम आज अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज तुम्हारे वहाँ सर आज तुम्हारे ऊपर 50 रुपए का जुर्माना किया जाता है। जब वस्तु खिसल रही है, स्लिप हो रही है, तो तुम बताओ कौन सा घर्षण लगेगा? स्थैतिक लगेगा कि गतिक लगेगा? गति का। फिर तुम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं वस्तु फिसल रही है, वस्तु गतिशील है,
और वस्तु गति, और तुम कह रहे हो कि ये स्थैतिक घर्षण लगेगा कि गतिक घर्षण, मतलब सर तुम चल रहे। एफ एस और आपके कभी नहीं लिखते हैं, वह मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या नहीं लिखते? एफ एस और आपके एफ एस मतलब सीमांत घर्षण, हमने कहाँ लिखा है एफ एस अभी? मतलब नहीं लिखते हैं, इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। काय का कंफ्यूज हो जाता है? जब हम कह रहे हैं कि वस्तु फिसल ही रही है, जब फिसल ही रही है तो उसके बीच में घर्षण जो लगेगा वो गतिक घर्षण होगा। अच्छा, तुम ये चाह रहे हो कि यहां हम एप की जगह एप के लिखें, है ना? यस सर। तो ये समझने वाली बात है। चलो हम एप के लिख देते हैं, मान लिया हमने। यहां पे पिछले वाले में भी फिर बदलो, पिछले वाले में भी बदलो, यहां पे एफ एस लिखो फिर हर जगह। परंतु ये स्थिति पे निर्भर करती है बेटा। स्थिति जब बताई जाती है तो एफ एस और एफ के लिखने की अपने जरूरत नहीं पड़ती है, फिर अपन एफ से ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एफ वस्तु गति कर रही है तो है। तो सबसे पहले ये एम जी कॉस थीटा है, ऊपर तो लगेगा आर। ये तो पक्का है कि आर और एम जी कॉस थीटा तो बराबर और विपरीत हैं। तो हम चित्रानुसार एम जी कॉस थीटा ये तो बराबर है आर के, परंतु बल कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा खसका रहा है उससे, और एप उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। एप के लिख दिया हमने। अब तो तुम्हारा टेंशन खत्म हो गया। एम जी साइन थीटा मान लो 10 यूनिट है, 8 यूनिट ये लग रहा है, तो वो खिसकेगा कितने से? 2 से। जो परिणामी बल है, ये बल भी कैसा है? ये बल भी परिणामी है। इसे एप लिखेंगे। एप बराबर क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस एप के, और एफ बराबर हम लिख देंगे एम ए, न्यूटन के दूसरे नियम से। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। हमें पता है कि एफ के बराबर होता है म्यू के इंटू आर। अपन ने आर सीधे ही लिख दिया, तो इसमें ये मान रखेंगे ना, एफ बराबर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू आर। अब आप देखिए ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो एफ के की जगह म्यू के आर रखेंगे। एफ बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, और आर की जगह अपन ने लिख दिया एम जी कॉस थीटा। अब अपन ने क्या किया? एफ की जगह अपन ने रख दिया एम ए। तो एफ की जगह तो एम ए ऊपर ही रख सकते हैं ना, यहीं पे रखो। यहां पे क्यों करो? ये एम ए है, ये भी एम ए है। तो आप हमने क्या किया? एम ए बराबर एम जी कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। इस एम से ये एम कट गया, तो ए बराबर हो जाएगा जी गुणा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये आ गया हमारा सही त्वरण। तो एक बात तुम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि कनेक्टेड मोशन के लिए ये बातें समझना बहुत जरूरी है। जो परिणामी बल इस पे लग रहा है पूरे तंत्र पे, आर और एम जी कॉस थीटा एक को दूसरे को खत्म कर रहे हैं। आर और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को पूरे के पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। एम जी साइन थीटा इससे खसका दे रहा है, परंतु एप उसका विरोध कर रहा है। तो जो सिस्टम पे परिणामी बल लगेगा वो ये लगेगा। ये बात तुम्हें दिमाग में रखनी चाहिए। और अब हम जरा एक और चीज पढ़ रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो तुम्हें बताना पड़ेगा। इसलिए माइक पे बिल्कुल खड़े हो जाओ, माइक खोल के सामने बैठ जाओ
और हमारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करना है तुम्हें, ठीक। तो किसी नत समतल पर, किसी नत समतल पर बल के द्वारा वस्तु को ऊपर की ओर ले जाने में किया गया कार्य, ऊपर की ओर ले जाने में किया गया कार्य, ये हमें निकालना है। तो वस्तु अपने आप तो नीचे की तरफ स्लिप होगी, परंतु ऊपर की तरफ ले जाना है तो कार्य तो करना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ ले जाने में जब हम कार्य करेंगे तो बनाते हैं यहाँ पे वही चित्र। वस्तु यहीं रखी है, ये वाला कोण थीटा ही है, mg यही कार्य करेगा, mg cos थीटा इधर वर्क करेगा और ये कोण है थीटा, और इस तरफ जो कार्य करेगा वो mg sin थीटा ही कार्य करेगा। अब हमें वस्तु को लेके जाना है ऊपर, तो हम लगाएंगे बल। जब हम वस्तु को ले जाएंगे ऊपर तो हम बल लगाएंगे बल। बता तो बेटा, घर्षण बल किधर कार्य कर रहा है इस पे? नीचे की ओर। mg sin थीटा के पक्ष में आ गया घर्षण बल अब, है ना? यस सर। हाँ, जिसका पहले दुश्मन था अब उसी का वो क्या हो गया? सपोर्टर हो गया। पहले वो दुश्मन था, अब सपोर्टर हो गया है। अब बताओ जरा, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? एन। अब बताओ जरा, सिस्टम में एफ बराबर क्या होगा बताइए? एफ बराबर होगा mg sin थीटा प्लस एफ। एफ बराबर हो जाएगा mg sin थीटा प्लस एफ। बिल्कुल सही जवाब। तो हमारे पास पहला तो ये हो जाएगा कि mg cos थीटा बराबर हो गया r, समीकरण नंबर 1, और f बराबर हमारे पास हो जाएगा mg sin थीटा प्लस f। ये हमारे पास हो जाएगा। तो यार यहाँ पे भी वो पिछली बार रखना भूल गए थे, तो हम यहाँ पे एफ के लिख दें, नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया। वस्तु चल रही है तो म्यू के आर हो गया, तो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू के इंटू आर, समीकरण नंबर 2। और अब यहाँ पे हम उपयोग कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 को हम उपयोग में लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू के, और आर की जगह अपन ने क्या लिख दिया? mg cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और अभी तो हमें कार्य निकालना है। कार्य निकालना है तो अपन क्या करने वाले हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, और हमें मालूम है कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो कार्य बराबर हो जाएगा, बल को F ले लो, विस्थापन को अपन ने S ले लिया, समीकरण 3 से। कार्य बराबर हो जाएगा, mg कॉमन भी ले लो इसमें, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा गुणा s। ये हमारा निकल गया है कार्य। तो बहुत अच्छे से सबको ये बात समझ में आ गई है। एक और बकवास सी चीज कर लेते हैं।
क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर वस्तु को एस विस्थापित करने के लिए, एस विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य। सबसे सरल है, सिंपल सी चीज है। ये है क्षैतिज तल, ये वस्तु रखी है, यहाँ पे कार्य करेगा mg, यहाँ पे कार्य करेगा r, इधर कार्य करेगा बल हम लगा रहे हैं, इस तरफ कार्य करेगा घर्षण बल। फिर हम F के लिख देते हैं। तो बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा mg समीकरण नंबर 1 और F बराबर हो जाएगा F के, और F के की जगह सीधा रख दें म्यू के गुणा R समीकरण नंबर 2। हम 1 व 2 का उपयोग कर लें तो F बराबर हो जाएगा म्यू के इंटू mg। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो कार्य W, बल है F, विस्थापन है S। तो ये समीकरण नंबर 3 मान लो, और हम यहाँ पे बात कर लें समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से। समीकरण 2 और 3 का उपयोग कर लो तो W इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के mg/s। ये हमारे पास कार्य निकल गया। इन सब का उपयोग हमें करते रहना पड़ेगा, ये अपन टाइम पास के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। यस सर। हम इसका आंसर नहीं लिख रहे हैं, फालतू टाइम पास है। घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानियां लिखिए। दूसरा है आपको होमवर्क, घर्षण कम तथा ज्यादा करने के उपाय सुझाइए। बता दो जरा, घर्षण से होने वाले 2-3 लाभ बता दो, फिर अपन हानि भी पढ़ेंगे। पहला, हम घर्षण के कारण ही सड़क पर चल पाते हैं। हाँ दूसरा, आप घर्षण के कारण ही बोर्ड पर लिख रहे हैं। हाँ घर्षण के कारण ही हम कॉपी पर भी लिख पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और हानि या मतलब घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। घर्षण के कारण चाकू का धार कम हो जाता है। और पता नहीं चाकू दीजिए। मशीनों के कलपुर्जे घर्षण के कारण घिसते हैं तो मशीनें खराब होती हैं। यस सर। घर्षण के कारण हमें ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। यस सर, सही बात है। घर्षण का लाभ यह है कि घर्षण होता है तो ही खाना खा पाते हैं, नहीं तो हम खाना नहीं खा पाते, गील पाते। दांतों से चबाते हैं तो घर्षण की वजह से चबता है ना। यस सर। अब घर्षण यदि हमें कम करना है तो क्या करें? बॉल बेरिंग का प्रयोग करेंगे, तेल लगाएंगे। बिल्कुल, सबसे कम घर्षण होता है बेलन घर्षण, इसलिए बॉल बेरिंग का उपयोग करेंगे। बॉल बेरिंग का मतलब पता है ना तुम्हें? 2 सतहें जो आपस में एक दूसरे पर खिसलती हैं, उनके बीच में छोटे छोटे लोहे की बॉल डाल देते हैं, छर्रे बोलते हैं, छर्रे हिंदी में उन्हें। तो इन बाल रोल होती है और घर्षण कम हो जाता है। और बताओ दूसरा? ग्रीस का प्रयोग करेंगे।
बिल्कुल ग्रीस का प्रयोग करेंगे, लुब्रिकेंट बोलते हैं, स्नेहक बोलते हैं हिंदी में। पाउडर का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। कैरम खेलते हैं तो बोरिक पाउडर डाल देते हैं तो गोटियां ठीक ठाक चलने लगती हैं। और तुम्हें कैरम पता है वो बोरिक पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल बाल बेयरिंग का काम करने लगते हैं, उनके ऊपर बाल वो रोल होते हैं तो गोटियां चल पाती हैं। शरीर का आकार सर धरा रखिया देंगे जिससे जहाज में रहता है। बिल्कुल सही बात। अपन उससे क्या शार्प स्टीम लाइनिंग करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा वो घर्षण नहीं हो। सही है, पूरी बातें तुमने बता दी हैं, परंतु एक बात बता दो, तुम जो तुम्हारी घड़ी है ना, ये जो हमने घड़ी पहनी है, इस घड़ी की बात कर रहे हैं। इस घड़ी में भी तो मशीन है। यस सर। तो इसके कल पुर्जों के बीच में घर्षण कम करने के लिए हम ग्रीस या लुब्रिकेंट उपयोग कर सकते हैं क्या? नो सर। क्यों? ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनके बीच ग्रीस और दूसरे कण रख दें तो वो घर्षण कम करने की जगह वो ही घर्षण को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनकी रेंज और इसके पार्ट्स की रेंज बराबर हो जाती है। हमने बताया था कि यदि हम बोरिक डाल रहे हैं कैरम पे तो बोरिक के पार्टिकल क्या होते हैं, गोटी जब चलती है तो वो रोल होते हैं, तो ये बेलन घर्षण बन जाता है। यहाँ पे जितने बड़े इसके पार्ट होते हैं उतने ही बड़े तो उसके भी पार्टिकल हो जाते हैं, तो वो इससे घर्षण रोकने की बजाय इसमें ग्रीस और ऑयल लगा देंगे तो वो घर्षण बढ़ा देगा। तो घड़ी में घर्षण कम करने के लिए एक अलग किस्म का पतला तेल डालते हैं, बहुत पानी जैसा कोई ऑयल आता, हम नाम भूल गए उसका, परंतु वो ऑयल डालते हैं इसमें घर्षण कम करने के लिए, जिसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो घर्षण के लाभ और हानि और सब हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे वृत्तीय गति जो हमने पढ़ी थी, वो वृत्तीय गति का उपयोग करते हुए किसी कार को हमें घुमाना है, कार को मोड़ कटवाना है कार को। तो लेवल लोड पे आपने हाईवे देखे होंगे, हाईवे जिन पे लंबी दूरी की गाड़ियां चलती हैं, वो जब रोड मोड़ होता है ना तो वो सीधा नहीं रहता है, वो थोड़ा ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं मोड़ पे, यानी झुका हुआ होता है, थोड़ा सा किनारों की तरफ झुका हुआ होता है। वो किनारों की तरफ क्यों झुकाते हैं उसे? ये हमारे पास तीन चीजें हैं जो हमें करनी है, और इसके बाद घर्षण अपना खत्म हो जाएगा और फिर हम बात करने लगेंगे काहे की, फिर हम बात करने लगेंगे जो महत्वपूर्ण है कनेक्टेड मोशन की। तो 3 क्लास हमें और चाहिए। बहुत से न्यूमेरिकल होंगे कनेक्टेड मोशन में, बिना न्यूमेरिकल के तो काम चल ही नहीं सकता है। तो बच्चों आज की क्लास तो इतनी रहेगी। कार के लिए करेंगे क्योंकि पहले ही करने में बहुत टाइम लगेगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो घर्षण पे सबकी मास्टरी हो गई है ये हम मान लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।